हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई, जो लोग भी सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने ईवीएस के पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। ये पीवाईक्यूज़ आप लोग अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोग का किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों की एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर दी है। जो लोग आप लोग कंटेंट पूरा करना चाहते हैं तो वो क्लास 3rd to 5th की एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने क्लास 3rd की एनसीईआरटी के काफ़ी चैप्टर हो गए हैं। आपके 15 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। जिन लोगों ने वो एनसीईआरटी नहीं देखे हैं चैप्टर, तो वो चैप्टर भी वीडियोस देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ ये पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास पीवाईक्यूज की करा दी है। नेक्स्ट आज मैं क्लास 2nd करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2012 को, हुआ 12 में हुआ था, जनवरी में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भारोत्तोलक होते हैं उन्हें क्या होता है, ज़्यादा मांसपेशियाँ, उन्हें मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है। इस उद्देश्य के लिए ऐसे उन्हें ऐसे आहार लेने की आवश्यकता है। तो जिससे जो जो लोग चाहते हैं कि अपनी मांसपेशियाँ और बॉडी को बनाने के लिए बनाना चाहते हैं तो उन्हें किस आहार लेने की आवश्यकता होती है, जो किससे भरा हुआ हो। तो जो भरा हो किससे भरा हो, जो भरा हो प्रोटीन से। तो उन्हें ऐसे आहार लेने की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से भरा हो, भरपूर हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है, रेखा की माँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं। देखिए, रेखा की माँ क्या करती हैं, तालाब से पानी लाती हैं और उस तालाब से लाए हुए पानी में क्या डाल देती हैं, फिटकरी डाल देती हैं। देखिए, तालाब से पानी लाती हैं भरकर और उसमें क्या डाल देती हैं, फिटकरी डाल देती हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो होता है, क्या होता है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए वो क्या डालती हैं, फिटकरी डाल देती हैं। तालाब के पानी में वो क्या डालती हैं, फिटकरी डालती हैं। तो इससे क्या होता है, अपद्रव्य, जिससे तालाब का पानी के में जो अपद्रव्य होते हैं वे उसे फिटकरी से क्या होते हैं, हट जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, खाद्य श्रृंखला की संकल्प, जिसे बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला जिसे हम फूड चेन बोलते हैं, उसकी संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए। देखिए, अगर हम बच्चों को फूड चेन पढ़ाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, तो सभी वो उसमें अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी। आप चाहते हैं कि जो भी आप जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं सभी बच्चे जो हैं वो भागीदारी यानी कि सहभागिता लें, पार्टिसिपेट करें। तो इसके लिए कौन सी, जो यहाँ पे 4 आपकी दे रखी हैं, 4 क्या दे रखी हैं, जो एक्टिव शिक्षण विधियाँ दे रखी हैं, तो कौन सी उपयोगी है, तो कौन सी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना। ठीक है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कहना है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से कौन किसका उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पे कहना है कि रेत और नमक। ठीक है, रेत को और नमक का जो भी मिश्रण है, ठीक है, यहाँ पे रेत है और ये नमक है, दोनों क्या है, मिक्स है। उसको क्या पृथक करने के लिए, यानी कि उसको रेत को अलग करने के लिए और नमक को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, उन प्रक्रियाओं को हमें क्रम से लगाना है। ऐसा क्या करें जिससे जो रेत और नमक जो है वो मिला हुआ है, ठीक है, उसको वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको छान लेंगे, निस्यंदन करेंगे। ठीक है, निस्यंदन का मतलब होता है छानना। फिर क्या करेंगे, निस्तारण। निस्तारण, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाष्पन, फिर करेंगे अपसादन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वासन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। जैसे कि यहाँ पे एक टीचर है, विज्ञान की शिक्षिका, एक विज्ञान शिक्षिका श्वासन, जो भी श्वासन प्रकरण टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद परीक्षा का क्या करती है, आयोजन करती है। यहाँ पे क्या करती है, वो टेस्ट करती है, यहाँ पे परीक्षा ले, और ये देखती है कि अधिकांश शिक्षार्थी श्वासन और सांस के बीच में श्वासन और सांस के लेने के बीच में अंतर को नहीं समझ सके। तो ये किसके कारण हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, और दोनों चैप्टर कुछ सेम से थे, ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा सेम था, लेकिन बच्चे जो हैं उनमें अंतर नहीं कर पाए। तो इसका कह रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से टीचर ने जो पढ़ाया है वो बच्चों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया, या फिर टीचर जो है वो अच्छी तरीके से व्याख्यात नहीं कर सके, तो वो कक्षा को प्रभावी तरीके से संबंधित यानी कि संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सके। जैसे कि वो जो टीचर ने पढ़ाया है श्वासन और पढ़ाया है सास, तो वो टीचर जो है बच्चों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इसीलिए बच्चे क्या हैं, वो वहाँ पे अंतर नहीं समझ पाए हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 66 निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो सबसे पहले हमें भोजन, मान लीजिए कि आप लोग भोजन बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना। सबसे पहले हम भोजन बनाने के लिए अच्छी तरीके से सब्जियों को धोएंगे और फिर क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये क्या है, एक अच्छा तरीका है भोजन बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय। देखिए ईवीएस की एक टीचर है जो टॉपिक है आपका वायु है, ठीक है। वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है। वो चाहती है कि बच्चों को पता चले कि वायु में क्या होता है, भार, वेट होता है। हवा में क्या होता है, वेट होता है। और वो जगह घेरती है, और वायु क्या करती है, जगह भी घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित चार, जो देखिए उसकी जो सहयोगी जो भी उनकी दोस्त हैं, तो वो क्या करती हैं, इसके उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित चार विभिन्न गतिविधियां सुझाती है। देखिए आप एक ईवीएस की टीचर हैं, आप बच्चों को वायु पढ़ाना चाहती हैं, ठीक है। और आप चाहती हैं कि हम बच्चों को उन्हें ये बताएं कि वायु में एक तो भार है, और दूसरा वायु जो होती है वो हवा को मतलब हवा भी होती है, उसमें जगह भी घेरती है। तो उसके लिए कौन सी, जो वहाँ पे जो उन्होंने उनकी सहयोगी ने कुछ गतिविधियां बताई हैं। तो यहाँ पे देखिए गतिविधियां, जैसे कि खाली, तो कौन सी गतिविधियां जो हैं वो सही हैं, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो गतिविधियां हैं वो आपकी कौन सी सही हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए और डी सही गतिविधि है, ए और डी। तो जैसे कि खाली उल्टा पीकर पानी की सतह के ऊपर रखो। जैसे कि पानी है, मान लीजिए कि एक ग्लास में पानी है, अब हम क्या करेंगे, एक बीकर को उसके ऊपर रखेंगे, उल्टा रखेंगे और उसे नीचे धकेलेंगे। तो ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वायु में भार है। दूसरा ये है कि दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्य अवस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें, तो पता चल जाएगा आपको उसमें भार भी है। और ठीक है, तो भार भी पता चल जाएगा और जो जगह घेरते हैं दोनों के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 68। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर जो होते हैं अलग अलग जो भी टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा सबसे कह रहे हैं कि उचित है, तो कौन सा सबसे उचित है। तो सबसे उचित जो मेथड है वो आप उनका कौन सा है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें। जैसे देखिए दीपावली से पहले क्या होता है, कोई भी मतलब पटाखे नहीं छुटाए जाते हैं। दीपावली के तुरंत, दीपावली वाले दिन क्या होते हैं, पटाखे छुटते हैं। उसके बाद जो होता है इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं विद्यार्थियों से कहें कि दीपावली से पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को क्या करें, सारणीकृत करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। देखिए एक टीचर है, अगर बच्चे में कहीं पे तनाव आ रहा है तो वो उसकी पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखिए अगर इसमें से कोई व्यवहार प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा ही टीचर क्या करती है, उसके बच्चे की, तनावग्रस्त बच्चे को पहचान लेती है। इसके कारण क्या कहते हैं, आक्रामक व्यवहार करता है। बच्चा कैसा करता है, आक्रामक व्यवहार करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ने देखा कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। देखिए स्टील की कटोरी जो होती है पानी में क्या होती है, तैरती रहती है, ठीक है, तैरती रहती है, लेकिन जो कील डालो वो क्या होती है, वो छोटी होती है, पर वो क्या होती है, डूब जाती है। इस यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तथ्य के द्वारा व्याख्यात क्या किया जा सकता है। तो इस तथ्य के द्वारा ये व्याख्यात किया जा सकता है कि स्टील की जो कटोरी होती है, इस स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों को मिलता है। देखिए पेड़ पौधों, यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन की प्रक्रियाओं में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में कौन दोनों मिलता है। तो पेड़ पौधों में कौन होता है और जीव जंतुओं में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो किसमें, देखिए पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है, ठीक है, छोटा सा पेड़ होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जीव जंतुओं में भी जैसे एक छोटा बच्चा होता है, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे भी वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है और जीव जंतुओं में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। अंजलि की सहेली दांतों के में क्षय से बचने के निम्नलिखित चार तरीके बताती है। तो अंजलि की जो सहेली है वो दांतों में क्षय से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए चार तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करो, ठीक है। दूसरा बताती है कि एनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहनो। तीसरा बताती है कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त पेय पदार्थ ना लें। और चौथा बताती है कि हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसमें से कह रहे हैं कि अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से
किसका अनुपालन करना है। देखिए उनकी जो अंजलि की फ्रेंड ने 4 तरीके बताए हैं, अब इसमें से वो किसको फॉलो करेगी, तो किन-किन तरीकों को, कौन से तरीकों को फॉलो करेगी। तो यहाँ पर जो फॉलो करेगी सी, डी, ए को करेगी। बी जो है वो यहाँ पे कह लें कि एनिमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, तो यहाँ पर इसको फॉलो नहीं करेगी, बल्कि जो 3 है ए, सी, डी को फॉलो करेगी। यहाँ पे हमारा क्या है 73 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, ज़मीन पर भी रहने वाले जीव जंतु, पानी में भी रहने वाले जीव जंतु। देखिए ये पानी है, ये ज़मीन है, और ये अंडे देने वाले जीव जंतु। तो यहाँ पे अंडे देने वाले जीव जंतु, तो निम्नलिखित में से यहाँ पे का निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, जो एक्स में किसे रखा जा सकता है। तो एक्स में जो रखा जाता है मगरमच्छ को। देखिए मगरमच्छ आपका पानी में भी रहता है, अंडे भी देता है, और तीसरा क्या है ज़मीन पर भी रहता है। डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। देखिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम, जिसमें आपने देखा होगा इस तरीके से एक एक्वेरियम होता है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, पानी होता है, उनका दाना पड़ा होता है, पत्थर होते हैं। तो वहाँ पे कह रहे हैं उसके अंदर जो होता है क्या होता है, एक हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो इसमें जो हवा वाला पंप रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मछलियों को मिल सके, तो इसलिए वहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो क्या होती है, मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी जो होता है वो कैसा होता है। देखिए एक मछली को यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मछली को पहले से उबले, हमने मान लीजिए कि पानी को बॉयल कर लिया है, अब क्या किया है, लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम, अब जैसे कमरे का जो भी टेम्परेचर है वहाँ पर पानी को हमने ठंडा कर लिया, अब उसमें क्या करा, एक मछली को डाल दिया। अब मछली क्या होती है, वो मर जाती है। जो पानी होता है उबले हुए पानी में मछली मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो एक्वेरियम होता है उसमें सादा पानी होता है, तो वो बिना उबला होता है। तो अब क्या होता है, जो पानी होता है जब हम बॉयल कर लेते हैं तो वो क्या होता है, खनिज रहित हो जाता है। कैसा होता है, खनिज रहित हो जाता है, जिससे उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं और खनिज रहित हो जाता है, इसलिए मछली जो होती है वो क्या होती है, मर जाती है। फिर आता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। तो क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चांद की सतह के बारे में तो कौन करता है, जैसे कि चांद पर क्या है, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन है जहाँ पे आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती हैं। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरा पड़ती है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और चौथा है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है, देखिए जो पोस्टर लगाए तो उसमें 4 उद्देश्य दे रखे हैं, 4 चीज़ें दे रखी बताई गई हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं पोस्टर का क्या उद्देश्य है, किस रोग को फैलने से रोकने का जागरूकता पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर जो जागरूकता पैदा कर रहे हैं वो किसे, डेंगू से बचने के लिए, जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचने के लिए बता रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप संबंधित है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि लो हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लो हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम रोग है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। जो आंवला है तो उसमें जो होता है वो क्या होता है, लोहा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 79 है। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए आप लोगों ने देखा है कि स्कूल में क्या होता है, अभिभावक जिन्हें हम पेरेंट्स बोलते हैं और शिक्षक जो टीचर होते हैं, तो वो जो मान लीजिए कि पीटीएम हम लोग रखते हैं तो किस लिए रखते हैं, उनके बीच में जो बातचीत होती है, तो अभिभावक जो पेरेंट्स और शिक्षक के बीच में जो भी अंतःक्रिया होती है उसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या फ़ायदा है। तो इससे क्या होता है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो इससे जो होता है, अभिभावक अगर कहीं पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही तो वो शिक्षक से बात करते हैं। शिक्षक को अगर लगता है कि बच्चे में कोई भी बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के अभिभावक को बता सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है, एक फ़ायदा होता है इससे।
तो बच्चे की कमज़ोरियों के बारे में शिक्षक अभिभावक जान सकते हैं, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं उनके बारे में नॉलेज होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो क्या है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसे में ठंडा पानी है। दूसरा बी कह रहे हैं कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। और तीसरा कह रहे हैं कि उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा कह रहे हैं यहाँ पे डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो बी के लिए मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि बी के लिए वो किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हरा धनिया होता है उसको क्या करती है, एक गीले कपड़े में लपेट देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 81। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से क्या है उपयोगी है। देखिए क्लास 5 की कक्षा 5 के विद्यार्थी क्लास 5 के बच्चे हैं, जिसमें घर्षण प्रकरण कौन सा टॉपिक है आपका, घर्षण है। उसको पढ़ाते समय शिक्षिका ये बच्चों को समझाना चाहती है कि अनेक उदाहरण देती है, बहुत सारे उदाहरण देती है, जैसे कि बच्चे ये समझ जाएं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो शिक्षिका ने 4 उदाहरण दिए हैं, तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा उदाहरण गलत है। जैसे कि ये दे रखा है कि हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। तो एक तो ये दे रखा है। बी दे रखा है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु, यानी कि ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास कह रहे हैं कि नीचे आती। मान ली बॉल को ऊपर फेंका तो वो क्या होती है, नीचे आती है। हमेशा हमारे पास ब्रेक लगाने पर वाहन क्या होता है, रुक जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे कह रहे हैं कि गलत है। तो एक गलत है, वो कौन सा है, जैसे कि हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो ये क्या है, एक रॉन्ग है। बाकी सभी सही उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी बड़े शहर, जैसे कि मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, बरेली हो गई, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहर जो हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वाहन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं, स्कूटी है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाहन होने के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण जो हमारा एनवायरमेंटल जो है, जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो पर्यावरण हम चाहते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शहर के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना मतलब सहयोग दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं पर्यावरण को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात का व्यवस्था का प्रयोग करने से। तो आने जाने के लिए सर्वाधिक यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े शहरों के सड़क पर, तो सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपलब्ध प्रयोग करने पर अपना सहयोग दें। जैसे कि जो पब्लिक द्वारा जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही तो उनका यूज़ करें, बल्कि अपनी जो भी यातायात हैं उनके पर्सनल उनका ना ले जाएं, तो वहाँ पर उसका यूज़ करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 83। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। तो यहाँ पे करें कि क्लास 5 का बच्चा है जो अब ईवीएस की शिक्षिका को अपना काम समय पर दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। तो सबसे पहले टीचर को तो बात करना होगी कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, हर बार ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। तो जो वो ऐसे ही हरकतें कर रहा है तो उसको पता करेंगे और उसको क्या देंगे, परामर्श देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षिका विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो वायु क्या है, हर जगह है प्रकरण, ये क्या है, एक टॉपिक है। इसको पढ़ाते समय शिक्षिका विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु यानी कि हवा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो ये 4 क्वेश्चन पूछता है। शिक्षक व शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों में कौन सी स्किल को डेवलपमेंट करने का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें जो कर रहा है वो अवलोकन कौशल। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। जैसे क्या मृदा में वायु है, तो जैसे मिट्टी में देखेंगे कि हवा है, यहाँ पर नहीं है। पानी में देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों के अंदर जो कौशल विकसित होगा वो कौन सा होगा, अवलोकन कौशल
विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है। औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। तो यहाँ पे करेंगे औसत से कम, यानी कि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं, यहाँ पे एक क्लासरूम है जिसमें यहाँ पे हमारे 10 बच्चे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं मान लीजिए। तो आप क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है। कोई जो है बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाले हैं, कोई मंद बुद्धि वाले हैं, और कुछ जो है नॉर्मल हैं, और कुछ जो हैं वो क्या है, आपके नॉर्मल से भी कम हैं जैसे कि। तो उन्हें हम चाहते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ लाने के लिए। तो नॉर्मल बच्चे जो मंद बुद्धि हैं, मंद बुद्धि बालक हैं, तो उनको हम बच्चों के समान बच्चों के साथ लाने के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करना है, उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे, उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएंगे कि बच्चे जो हैं वो जो मंद बुद्धि हैं बच्चे, वो मतलब क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी पहचान करेंगे। फिर उसके बाद उनको क्या देंगे, सुधार करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 84। एक सुनिश्चित संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा क्रम सही तरीका है। तो एक हम चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर तैयार करें वो बिल्कुल सही तरीके से करें। तो उसको तैयार करने के लिए सही तरीका कौन सा है, क्रम कौन सा है। तो कौन सा है, सबसे पहले एक डिज़ाइन तैयार करना कि हमें कितने मार्क्स का रखना होगा पेपर, कितना। तो एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन तैयार करना, फिर अपने पेपर ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी कि हाथ से पेन से तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, और लास्ट में हम क्या करते हैं, उनके अंक लिख देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 87 है। एक कक्षा में अनुभाग को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कक्षा के अनुभाग, जैसे यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है, और यहाँ पे क्लास ए सेक्शन है और एक बी सेक्शन है। ए सेक्शन को यहाँ पे हम मल्टीमीडिया तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बी सेक्शन को हमने ग्रीन बोर्ड, यानी कि आप लोगों ने देखा है ब्लैक बोर्ड होते हैं, ग्रीन बोर्ड होते हैं, वाइट बोर्ड होते हैं, उस पर पढ़ाया, ठीक है। तो उस पर पढ़ाया। अब क्या हुआ, बाद में ये पाया गया कि अनुभाग ए, जिसको हमने मतलब मल्टीमीडिया से पढ़ाया था, उन विद्यार्थियों ने बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। उन्होंने जो टॉपिक था उसको अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ लिया है। तो इसका होने का कारण क्या हो सकता है। तो क्या है, यहाँ पर जो कारण है, तो इसका जो कह रहे हैं कि क्या कारण है, तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि ऑडियो विजुअल, देखकर सुनकर, ठीक है, और तो जब बच्चा देखकर और सुनकर समझकर बेहतर तरीके से समझ सकता है, तो इससे जो होती हैं सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो जब बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है, तो इससे जो है उनकी जो इंद्रियां होती हैं वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकती हैं। अब क्या है, जब हम ब्लैक बोर्ड पर क्या है पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ना ही देख पा रहे हैं, जो टीचर जितना बता रहा है उसी को देख रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को हम चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन प्रकरण जो है उसका हम इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को अच्छे तरीके से। तो एक शिक्षक क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को अपने अपने टिफ़िन बॉक्स को खोलने के लिए कहें और उनकी सामग्री जो भोजन देखने के लिए कहना चाहिए कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाना चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने लंच बॉक्स को ओपन कीजिए। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, और क्या क्या भोजन में लेकर आए हैं, आप लोग लंच में क्या क्या लेकर आए हैं, इसके लिए कहना, तथा बाद में शिक्षक की व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। शामिल करना, यानी कि इंगेज करना, खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना। जब हम चीज़ों को व्याख्या करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लेन करना, विस्तार देना, यानी कि एलेबोरेट करना, और मूल्यांकन करना, एवल्यूएट करना। विज्ञान के प्रभावी क्या हैं, शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ES हैं, ठीक है, क्या है, 5 महत्वपूर्ण ES हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थी को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहती है। कौन कौन सी कहती है, देखिए यहाँ पर। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। बी कहते हैं कि 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। सी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र यानी वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें से जो शामिल नहीं है वो कौन कौन से नहीं हुए,
इंगेज और एक्सप्लोर कौन सा है आपका? इंगेज और एक्सप्लोर, जिसे बोलते हैं खोजबीन करना। इंगेज मतलब यहाँ पे कह रहे हैं शामिल करना, और दूसरा है आपका एक्सप्लोर, जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे खोजबीन करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। ये डैश विद्यार्थियों में सहायता करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में, तब बच्चों को हमने वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ा दिया। अब विद्यालय द्वारा क्या है, प्राथमिक कक्षाओं को यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को कहाँ लिया के जाया जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। ये जो है इससे क्या होता है, तो ये बच्चों को मतलब डायरेक्ट वहाँ पर ले जा के दिखाया जाएगा तो बच्चों में क्या होगा, तो इससे बच्चों में जो होगा वो क्या होगा, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ना। जब जो बच्चों ने कक्षा में ज्ञान सीखा है उसको हम क्या करेंगे, वास्तव की दुनिया से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 30 क्वेश्चंस कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।